हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये है आपका लेक्चर नंबर 14। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें आपकी बुक है आपकी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से यूनिट 1 देख सकते हो और यूनिट 2 जो है बाकी के जो पीछे के लेक्चर्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो यूनिट 2 में ये जो आपका टॉपिक है ये एंजाइम, यूनिट 2 में ये एंजाइम आपका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है पर लेंथी बहुत है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डीपली दी हुई है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एंजाइम्स आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं। अब तक बहुत सी रिएक्शंस ऐसी है जिसमें हम एंजाइम को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उनके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंजाइम का मैकेनिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें एंजाइम से रिलेटेड, वो हम सभी इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम्स में चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स जो है केमिकल कैटलिस्ट हैं। ये आप सभी जानते हैं कि कैटलिस्ट की तरह इनका ज़्यादातर अब तक यूज़ करते आए हैं। दैट कंट्रोल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम वायरस टू मैन। ये आप सभी जानते हो। क्या जानते हो एंजाइम जो होता है क्या होता है, लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। लिविंग सेल्स वायरस से लेकर मैन तक के अंदर, यानी कि जो वायरसेस छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, उनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं और मैन ह्यूमन के अंदर भी क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके क्या करते हैं, केमिकल कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। जितनी भी रिएक्शन होती है जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन से आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जितनी भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, every cell synthesize its own enzyme and a single body cell contains up to 1 लाख enzymes। ये कहा गया है इसमें कि हर एक सेल का अपना एक अलग एंजाइम होता है। और एंजाइम मतलब किस तरह से, बॉडी के अंदर जो एक सिंगल सेल, बॉडी में क्या होते हैं हजारों लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बॉडी बनी होती है। हर एक सेल के पास अपना एक अलग एंजाइम होगा। क्या होगा, अपने अलग एंजाइम्स होंगे और हर सेल के पास कम से कम 1 लाख के करीब एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है इतनी बात। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि एवरी सेल के पास क्या होता है, अलग अपने अपने क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और सिंगल बॉडी सेल के अंदर जो होते हैं, एक सेल के अंदर क्या होते हैं, अप टू 1 लाख एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसमें एसेंशियल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये कहा गया है कि एसेंशियल एंजाइम जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं वो क्या कहे गए हैं, प्रोटीन कहे गए हैं। इसमें जब ये यूनिट की बात चल रही है, यूनिट है आपकी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बात चल रही है, तो प्रोटीन का भी डिस्कस हम इसमें करेंगे कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन की तरह होते हैं। जैसे अब देखो, एंजाइम कैटलाइसिस रिएक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम केमिकल कैटलाइसिस। जैसे अभी फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, एंजाइम्स केमिकल कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। लेकिन एंजाइम जो है ये आपके जैसे केमिकल कैटलिस्ट, जैसे मैं आपको कहूँ कि कुछ रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट में एसिडिक मीडियम लेते हैं, कुछ में बेसिक मीडियम लेते हैं, और क्या करते हैं, और भी जैसे H2SO4 लेते हैं, HNO3, और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जिनका वर्क करते हैं। जैसे रिडक्शन रिएक्शन में निकल का कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, इसी तरह से एंजाइम का भी कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। लेकिन जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह किसी और फॉर्म में वर्क करते हैं। जैसे आपके नॉर्मल केमिकल कैटलिस्ट होते हैं ना, उनसे अलग होते हैं एंजाइम के कैटलिस्ट। क्लियर है। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट किस तरह से है, मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है, जब आप केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो आपकी रिएक्शन नॉर्मली होती है। लेकिन जब आप एंजाइम को कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिएट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन वेरी हाई अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है इसमें, एंजाइम कैटलाइसिस रिएक्शन ओनली एट बॉडी टेम्परेचर।
टेम्परेचर, कि एंजाइम रिएक्शन कराने के लिए बॉडी टेम्परेचर मतलब जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे आपकी ये रिएक्शन हो सकती है। एंजाइम कैटलिस्ट की फॉर्म में बॉडी टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है। इसके लिए अलग से आपको कोई हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से प्रेशर रखने की ज़रूरत नहीं है, अलग कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें क्या करना है, नॉर्मल आप कैटलिस्ट मिलाओगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, आगे क्या है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल फंक्शन विद इन दैट सेल्स आर क्या कहे जाते हैं, एंडो एंजाइम्स। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, सेल फंक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आपके एक अलग सेल प्रेजेंट होता है। सेल फंक्शन, सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल फंक्शन। जो सेल फंक्शंस बनाते हैं वो बनाते हैं एंजाइम। जो एंजाइम सेल फंक्शन के थ्रू बनते हैं उनको कहते हैं एंडो एंजाइम्स। क्या कहते हैं, एंडो एंजाइम्स कहते हैं। और इसी तरह से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स के थ्रू बनते हैं और रिएक्शन को कैटलिस्ट करते हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उसमें आगे बढ़ाते हैं रिएक्शन को। वो आपके क्या कहे जाते हैं, एक्सो एंजाइम्स कहे जाते हैं। ये एक डेफिनेशन हो जाती है यहाँ से एक्सो एंजाइम की और एंडो एंजाइम्स की। ये आप यहाँ से शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ये अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि वे एंजाइम्स कौन से होते हैं जो आपके लिविंग सेल के थ्रू बनते हैं या फिर सेल फंक्शन के थ्रू बनते हैं। एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम्स, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंजाइम्स का पूरा इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है इसके फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे नोट करिए। देखो अब इसमें आगे फैक्टर्स, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा इसमें। तो अब आगे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी। जो आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, जैसे आप सभी जानते हो एंजाइम्स क्या होते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वायरस से मैन तक, यानी कि हर एक लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आगे की बात ये है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जब जिस टाइम पे एंजाइम्स की जरूरत लिविंग सेल्स के अंदर पड़ती है वो उस तरह से वर्क करते हैं। अब जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे अभी हम फर्स्ट फैक्टर में बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन के बारे में। तो यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। जैसे जैसे एंजाइम्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे उसमें क्या होगा, देखो एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये हो गया इसमें फर्स्ट पॉइंट। अब इसी तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसी तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी पर इफेक्ट डालते हैं। अगर आप इसमें एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल में क्या आ सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन वाली प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है डिटरमाइन करने के लिए एक्टिविटी ऑफ सीरम एंजाइम। सीरम एंजाइम की एक्टिविटीज को डायग्नोसिस डिसीज में किस तरह से उसकी एक्टिविटी है उसके लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये वाला फैक्टर यूज किया जा सकता है। तो यहां से आप लिख सकते हो इसमें दिस एक्टिविटी या फिर बोल सकते हो दिस property is used to determine the activities of serum enzyme during activities of serum enzyme
ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, लिखिए इसमें आगे, ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। ये हो गया इसका फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इसमें क्या आ सकता है, सबस्ट्रेट। अब इसमें नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, सबस्ट्रेट वाला। देखो इसमें आगे नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये सबस्ट्रेट आखिर है क्या। सबस्ट्रेट वो एक होता है, सबस्ट्रेट को हम मानते हैं एक तरह से एक सरफेस। क्या मानते हैं, कोई भी सरफेस मानते हैं जिस पर आपके एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन, जैसे हम इसमें कोई भी एग्जांपल लें कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या ऐसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं लैब में रिएक्शन किस में कराते हैं, किसी भी कंटेनर में कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए, सॉल्यूशन के लिए सरफेस क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब। इसी तरह से सबस्ट्रेट जो होता है एक तरह से सरफेस होता है जो आपके एंजाइम जिस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी पर किस तरह से इफेक्ट डालती है वो देखेंगे। देखो इसमें जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटीज होंगी वैसे वैसे इंक्रीज होती चली जाएंगी जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सबस्ट्रेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे आप, मैं ये मानूं कि जैसे आपकी अब तक जो भी नॉर्मल कैटलिस्ट वाली रिएक्शन थी, कैटलिस्ट वाली रिएक्शन हम कैसे देखते थे, सरफेस के थ्रू देखते थे कि जितना बड़ा सरफेस होगा, जैसे हमने मान लिया ये कोई भी कैटलिस्ट है और इसको क्या मिल रहा है, इतना सारा सरफेस प्रोवाइड हो रहा है रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सरफेस ज्यादा होगा तो उतने ही उस कैटलिस्ट को रिएक्शन करने के लिए जगह मिलेगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के लिए। मान लो ये कोई भी एंजाइम है, क्या है, ये एंजाइम है और ये क्या है, कोई भी सरफेस है। इसको एंजाइम को यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए इतना सरफेस प्रोवाइड हो रहा है। अब देखो जितना ज्यादा सरफेस होगा एंजाइम उतनी ज्यादा फ्रीली एक्टिविटी कर पाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए एक बहुत बड़े ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, तो जितना बड़ा ग्राउंड होगा उतना ही आसान होगा क्रिकेट खेलने के लिए कि आप फील्डिंग ज्यादा दूर दूर तक खड़े होकर कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपको क्या कर दिया जाए, एक छोटा सा रूम दे दिया जाए जिसमें क्रिकेट खेलना हो, तो क्रिकेट खेलना उसमें क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये भी क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। ठीक है, ये हो गया यहां से सेकंड वाला फैक्टर। दो फैक्टर हो गए कि जैसे जैसे एंजाइम। अब यहां पर देखो जो आपकी मेन चीज है ना, वो हम ये लिख रहे हैं, जो आपका मेन है यहां पर ये है। यहाँ से अगर आपको ये फैक्टर याद रह गए कि किस तरह से क्या चीज़ इफेक्ट डाल रही है, तो यहाँ से आपको बाकी सारी थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पॉइंट रिमेंबर है ना कि यहाँ पर ये इस तरह से इस पर इफेक्ट डाल रहा है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें आराम से कर लोगे। यहाँ से अगर आप थ्योरी बनाना चाहोगे तो यहाँ से क्या बनेगी थ्योरी कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है, ये हो गया इसमें, अगर आप इसमें थ्योरी लिखना चाहते हो। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों फैक्टर का। अगर आपने पहले वाले का नहीं लिया होगा तो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। नेक्स्ट देखो, अब इसमें इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा। पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की एक वैल्यू होती है। जैसे आपने अगर 12th पे प्रैक्टिकल किए होंगे तो लिटमस पेपर से एक टेस्ट कराते हैं जिससे किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पीएच वैल्यू क्या डिफाइन करती है, देखो मैं अगर आपको एक छोटा सा नोट बताऊं, पॉइंट बताऊं कि पीएच वैल्यू की एक वो होता है, एक रीडिंग होती है। रीडिंग किस तरह से, जैसे आपने किसी की पीएच वैल्यू फाइंड की होगी 3 आती है, किसी की 7 आती है, किसी की मोर देन 7 आती है, किसी की 10, 11, 12। तो ये क्या करती है, ये उस
उस सॉल्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कैसी इंफॉर्मेशन? देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से क्या है, ये मान लो मैंने एक स्केल मानी है, यहाँ पर क्या है, एक स्केल मानी है। अब देखो जो जिसकी pH वैल्यू 7 आती है, जिस किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 आती है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। जिस किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू लेस देन 7 आती है, वो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जिस किसी की भी मोर देन 7 आती है, वो सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, बेसिक होता है। क्या यही है या नहीं है, ये पॉइंट है या नहीं, बताइए इसमें। ये जो आपकी pH वैल्यू है, अब देखो ये तो हो गई एक बात कि आपको ये पता चल गया कि अगर pH वैल्यू कितनी आए किसी भी सॉल्यूशन की, 6 से कम आए तो वो आपके लिए एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा आए तो बेसिक होगा, और अगर एग्जैक्ट 7 आपकी pH वैल्यू आ जाती है तो वो न्यूट्रल होगा। ये आपके फाइंड करने के लिए कि किसकी 6 है, किसकी 7 है, किसकी 8 है, ये कलर चार्ट दिया होता है, आपने देखा भी होगा, इसमें लैब में लगा होता है ये कलर चार्ट pH वैल्यू को लेकर। अब देखो ये pH वैल्यू किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट डालती है, किस तरह से इफेक्ट करती है। अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जब हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स में क्या होता है, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और बेसिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये बात तो आपने पढ़ी होगी। तो यानी कि वहां से आप उसकी pH वैल्यू से कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं अब आपको बताती हूँ। पहले आप ये स्केल नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो ये नोट डाउन कर लीजिए, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको रफ कर रही हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, जो थ्योरी आपके लिए हेल्पफुल होगी ये फाइंड आउट करने के लिए कि pH वैल्यू किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट डालती है। थ्योरी लिखेंगे इसमें, एंजाइम्स लिख लीजिए इसमें साथ साथ, एंजाइम्स। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया करो। अब यहाँ पे ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा अगर आप वीडियो पोस्ट करके नोट करते आए होंगे तो, कि आपके इसमें नोट स्किप नहीं होंगे, ठीक है। आगे लिखो इसमें, एंजाइम्स are protein substance. Enzymes are protein substance that contains acidic carboxylic group, that contains acidic carboxylic group एंड और दूसरा क्या होता है, बेसिक अमीनो ग्रुप। और क्या होता है दूसरा, बेसिक अमीनो ग्रुप होता है, बेसिक अमीनो ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि जो आपकी pH वैल्यू होती है वो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट डालती है। आगे लिखो इसमें, सो द एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ pH। सो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सी में लिख लो आगे, सो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होगी, अफेक्टेड होगी, आर अफेक्टेड बाय the changing in pH value, by the change in pH value, change in pH value। अब ये किस तरह से इफेक्ट डालती है, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगी इसमें। वो पॉइंट नेक्स्ट क्या है, वो पॉइंट ये है कि हर एक एंजाइम की अपनी एक pH वैल्यू होती है जिस पर उसकी काम करने की एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, और जो वो pH वैल्यू होती है वो ऑप्टिमल pH कहा जाता है। ये पॉइंट हम इसमें अब लिखेंगे आगे। लिखिए इसमें, ईच एंजाइम, हर एक एंजाइम का क्या होती है, एक pH वैल्यू होती है। ईच एंजाइम क्या होगी, एक pH वैल्यू होगी, हैज़ अ pH वैल्यू, ईच एंजाइम हैज़ अ pH वैल्यू
एट दैट, जिस पर द वर्क, एट दैट द वर्क, इस पर कार्य करने की क्षमता क्या होगी, अधिक हो जाएगी। एट दैट अ वर्क विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, या एट दैट इट वर्क्स विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट दैट इट वर्क विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी वो क्या कही जाती है, वो पीएच वैल्यू, वो आपकी पीएच वैल्यू कही जाती है ऑप्टिमल पीएच, कॉल्ड ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल पीएच। ठीक है, अब ये हो गई बात। यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है ना, ये वाली ईच एंजाइम से लेकर ये आपकी जो लाइन है, ये आपके सारा बताएगी, ये आपका सारा खेल यहाँ से निभाती है कि आपकी पीएच वैल्यू एंजाइम की एक्टिविटी पर किस तरह से अफेक्ट डाल रही है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर ऑप्टिमल पीएच वैल्यू जो होगी आपकी, अगर किसी भी एंजाइम की पीएच वैल्यू ऑप्टिमल पीएच वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाएगी, ध्यान से सुनना, कम या ज़्यादा हो जाएगी, वैसे वैसे आपकी एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होती चली जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी कि जैसे ही एंजाइम की एक्टिविटी कम ज्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑप्टिमल पीएच की वैल्यू जहां डिसबैलेंस हुई, थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा, ऑप्टिमल पीएच वैल्यू डिसबैलेंस होते के साथ ही एंजाइम की एक्टिविटी कम होती चली जाएगी। लिखिए इसमें ये पॉइंट है, इफ द पीएच इज लोअर देन, लोअर और हायर देन, इफ द पीएच इज lower or higher than the optimal value, lower or higher, कम या अधिक, lower or higher than the optimal pH value, then the optimal pH value तब क्या होगा, then enzyme activity decreases, then enzyme activity decreases, जब तक डिक्रीज होती चली जाएगी, जब तक एंजाइम आपका मूव करना बंद नहीं कर देता, until it stop working। तो यहां से आगे लिखिए until लगाते हैं जब तक के लिए, until it stops working, it stops working। क्लियर है? ये हो गई आपकी पीएच वैल्यू को लेकर पॉइंट। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑप्टिमल वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, एंजाइम मूव करना बिल्कुल बंद कर देगा। एंजाइम क्या कहेगा कि मुझे एग्जैक्ट इतनी वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा हुई ये तो एंजाइम मूव करना बंद कर देगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ है जो आपको पसंद है, तो और आप क्या कर रहे हो, उस के कंडीशन पे कि अगर मैं वर्क करूंगा तो मुझे ये फेवरेट चीज़ मिलेगी, जो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। तो वहाँ से अगर हम क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको क्या पसंद है, कुछ भी खाने में चॉकलेट पसंद है, और आपसे इस चॉकलेट के बदले कोई क्या करा रहा है, वर्क करा रहा है, और ये जो आपसे वर्क करा रहा है ये कहता है कि मैं चॉकलेट की क्वांटिटी कम कर दूंगा, तो आप क्या करोगे, काम करना बंद कर दोगे। क्या करोगे, काम करना बंद कर दोगे। तो इसी तरह से एंजाइम है, एंजाइम के लिए क्या है, ऑप्टिमल पीएच है। जैसे ही ऑप्टिमल पीएच की वैल्यू डिसबैलेंस हुई वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई पीएच वैल्यू के लिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए थर्ड फैक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट डालता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंजाइम होता है बॉडी टेम्परेचर पर आपका रिएक्ट कर सकता है, ये बात आपको मैंने बताई थी इसमें शुरू में ही। तो जैसे एंजाइम भी क्या होता है, जैसे अभी हमने पीएच वैल्यू की बात की थी ना कि एंजाइम के लिए एक पीएच ऑप्टिमल पीएच वैल्यू होती है, इसी तरह से टेम्परेचर भी ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए। जैसे एनिमल्स के लिए अलग होता है और प्लांट्स के लिए अलग होता है। अब मैं इसमें
मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। जैसे एनिमल्स के अंदर या फिर लिविंग बींग्स के अंदर क्या आ सकता है, इसमें वो टेम्परेचर आ सकता है 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आपने देखा होगा जो नॉर्मल टेम्परेचर आजकल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 40 के अराउंड है। ज़्यादा गर्मी होती है तो 40 टेम्परेचर होता है। इस पर एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, नॉर्मली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, नॉर्मली होती है। वहीं अगर प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स आपने देखे होंगे इतनी गर्मी होने के बाद भी हरे भरे रहते हैं। तो उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होता है प्लांट्स के लिए, वो होता है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है प्लांट्स के लिए। जैसे ही ऑप्टिमल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी करना बंद कर देंगे। जैसे आप एग्जांपल लो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, काम करना बंद कर दोगे कि हमें गर्मी लग रही है, हमें काम नहीं करना है ये वाला। तो इसी तरह से क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। ऑप्टिमल टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा, एंजाइम एक्टिविटी करना बंद कर देंगे। ऑप्टिमल टेम्परेचर से ऊपर नीचे जाते ही क्या होंगे, एंजाइम बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, एंजाइम्स के टेम्परेचर के लिए लिखेंगे, लिखिए इसमें as we know, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हर एक एंजाइम के लिए एक टेम्परेचर है। as we know each enzyme has a certain temperature। हर एक एंजाइम का क्या होगा, एक अपना टेम्परेचर होगा। has a certain temperature, जो क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर। वो आपका क्या कहा जाता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर कहा जाता है, इज कॉल्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर। लिविंग सेल्स के लिए क्या होगा, एनिमल्स के लिए या लिविंग के लिए क्या होगा, अभी बताया 37 से 40, और प्लांट्स के लिए कितना होगा, 50 to 60 के बीच होगा। लिखिए इसमें आगे 37 to 40 डिग्री, जो कि 37 to 40 डिग्री होगा इन एनिमल्स एंड 50 to 60 डिग्री होगा किसके लिए, 50 डिग्री to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका इन प्लांट्स के लिए। क्या होगा, इन प्लांट्स, पौधों के लिए ये इतना होना चाहिए। अब लिखिए इसमें आगे कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, लो होती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। लिखिए इसमें आगे द एंजाइम्स एक्टिविटी gradually lower as the optimal temperature increases, जैसे जैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीजेस। क्लियर है, ये हो गए यहाँ से पॉइंट। यहाँ से अब आप अगर प्रोपोर्शनल वाला या फिर एक ऐसी लाइन लिखना चाहते हो जो नॉर्मल हो, मतलब जिससे आपको याद करने में आसानी हो, तो वो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम एक्टिविटी के। क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी के। ये हो गया यहाँ से फोर्थ फैक्टर। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। जो बेटा आपके एक्टिवेटर्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, आपके कैटायंस को यूज करते हैं। जैसे आपके इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस जो होंगे, जैसे Mg, Mn, Zn, Cu, Ca, Co, Na, K, ये हैं आपके मेटेलिक कैटायंस, जो हैं आपके इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस। इनको क्या करते हैं, एंजाइम्स यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जो एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी के लिए एनायंस का यूज करते हैं, यानी कि उन्हें यूज करते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे इसमें आपका क्या होता है, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं इसमें Cl- जो होता है ये एक क्या है, एनायन है, और इसको एक एंजाइम के थ्रू यूज किया जाता है जो है आपका अमाइलेज। Cl- जो होता है अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, फॉर अमाइलेज। क्लियर है।
ये हो गया यहाँ से फिफ्थ वाला फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट डालता है। मतलब देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर कैटायन है, कैटायन आपके प्रेजेंट है, तो एंजाइम क्या करेगा, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से मूव करता रहेगा जो आपको उसको एक्टिविटी करनी है। और वहीं अगर आपका एनायन है, एनायन सिर्फ अमाइलेज के लिए ऐसा होगा कि जो आपकी मैक्सिमम एनर्जी के लिए यानी कि अपनी एक्टिविटी करता रहेगा Cl माइनस एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी। यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं फैक्टर्स जो आपके किसको, एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद है आपके यहाँ से मैकेनिज्म जो है यहाँ से वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हमारे लेक्चर नंबर 15 में एंजाइम के मैकेनिज्म के साथ। थैंक यू सो मच।